गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 16 डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा रचित निबंध ठेले पर हिमालय रीड करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ा सा इसके पाठ के विषय में परिचय ले लें। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक हमें पर्वत सम्राट हिम सम्राट हिमालय के करीब ले जाता है। ठीक है जी, जहाँ बादल नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए शिखरों की हिम रेखाएँ अनावृत हो रही थी, मतलब सामने आ रही थी। लेखक द्वारा हिम दर्शन का वर्णन, हिम होती है बेटा बर्फ़, उसका दर्शन का वर्णन बहुत ही चित्रात्मक एवं अलंकारिक बन पड़ा है। लेखक ने प्राकृतिक सौंदर्य के एक अद्भुत रूप की ओर हमारा ध्यान खींचते हुए पर्वतीय स्थानों के प्रति आकर्षण जगाने का भी सफल प्रयास किया है। तो पाठ का नाम है बेटा हमारे ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना। और यकीन कीजिए, शीर्षक क्या होता है बेटा? शीर्षक होता है जैसे हेडिंग, हम इंग्लिश में कोई हेडिंग लिखते हैं उसके पाठ में जानने के लिए किस निबंध में या पाठ में क्या बताया गया, तो उसका हेडिंग पहले हम उसका बताते हैं, तो उसको शीर्षक या हेडिंग को देखकर हमें पता लग जाता है कि किस विषय में हम बात कर रहे हैं। और यकीन कीजिए, इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। अभी कल की बात है, मैं एक पान की दुकान पर अपने अल्मोड़ा वासी मित्र के साथ खड़ा था, अल्मोड़ा में रहता था उसका मित्र, कि तभी ठेले पर बर्फ़ की सिलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक में मेरे मन में कौंध गया, कौंध मीन्स चमक गया, सामने आ गया कि ठेले पर हिमालय। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए। कौसानी मतलब एक हिल स्टेशन है बेटा। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी। ठीक है, कोसी से एक सड़क अल्मोड़ा चली जाती है, दूसरी कौसानी, मतलब एक अल्मोड़ा की तरफ जाती है और दूसरी कौसानी हिल स्टेशन है उसकी तरफ जाती है। तो ये कौसानी गए थे। कितना कष्टप्रद मीन्स दुख देने वाला, कितना सूखा और कितना कुरूप है यह रास्ता, मतलब बुरा रास्ता, मतलब इतना अच्छा रास्ता नहीं है वहाँ पे जाने का। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं, वहाँ पे कोई हरियाली नहीं है। ढालों पर काटकर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे, मतलब इतना उबड़ खाबड़ रास्ता था। कोसी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडोल पत्थरों पर कल कल करती हुई कोसी, सुडोल होते सुंदर बनावट वाले जो पत्थर थे, उन पर कोसी चल रही थी, बनी हुई थी। किनारे के छोटे छोटे, कोसी नदी है वहाँ पे, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमली खेत। कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक बस स्टैंड पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाकखाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोसी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरते थे। निर्जन मीन्स एकांत, मतलब कहाँ वहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, जंगलों में। ठीक है, सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कौसानी बसा हुआ है, शहर है जो। कौसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है, उतार शुरू हो जाती है, उतरना लग जाते हैं वहाँ से। कौसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो नाम निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे हम ठगे गए। बस से उतरते समय मैं बहुत खिन्न था। खिन्न मीन्स होता है बेटा दुखी, मतलब दुखी था। उसको लगा कि हम तो बर्फ़ देखने आए थे पर वहाँ पे तो कोई बर्फ़ नहीं थी। बस से उतरा ही था कि जहाँ का तहाँ पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। स्तब्ध मीन्स जो वहीं पे मतलब जड़ हो गया, खड़ा रह गया वहीं पे। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कत्यूर रंग की आंचल होता है बेटा, मतलब उसकी एक प्रकार की आभा होती है, उसका भाग होता है एक। ठीक है, रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, मतलब खेत ऐसे लग रहे थे जैसे हरे मखमली कालीन बिछे हों। सुंदर गेरू और की शिलाएं, गेरू होता है लाल मिट्टी की जैसी शिलाएं, काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों सी नदियाँ।
मन में बस बेसाख्ता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूँ, आँखों से लगा लूँ। अकस्मात, अकस्मात होता बेटा अचानक, हम एक दूसरे ही लोक में चले गए। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और निष्कलंक कि लगा इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पोंछ कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाह इस घाटी को पार की निगाह ने इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत, नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में, आसमान के धुंधलेपन में नीले कोहरे में घुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया। मतलब वहाँ पे लगे कि कुछ छोटे छोटे पहाड़ पर्वत हैं। इसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर हुई अचानक, अकस्मात होता है अचानक, फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। उनको लगा कि कुछ है वहाँ पे। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में यह कौन सी चीज़ है जो अटल है? अटल मीन्स वहीं पे रुकी हुई है। यह छोटा सा बादल के टुकड़े सा और कैसा अजब रंग का इसका रंग है इसका, न सफ़ेद, न रुपहला, न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। मतलब तीनों रंग एक में ही दिख रहे थे। यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं है। हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? और बिजली सा यह विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है। इन बादलों ने उसे ढांप रखा है। वैसे वह जो सामने है इसका एक कोई छोटा सा बाल स्वरूप वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। मैं हर्षातिरेक से चीख उठा। हर्षातिरेक मीन्स बहुत प्रसन्नता से, अधिक प्रसन्नता से चीख उठा। बर्फ़, वह देखो। मतलब उनको बर्फ़ दिख गई। शुक्ल जी, सेन और अन्य सभी ने देखा, पर अचानक वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे झील शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया है। खिड़की से झांक रहा है कहीं गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हम में जाने क्या भर दिया था। सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब छू मंतर हो गई थी। हम सब व्याकुल हो उठे थे। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। निरावृत, निरावृत होता है बिना ढका हुआ, मतलब जो सामने सारा स्पष्ट दिख रहा था। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। बहुत ज़्यादा मतलब सुंदर वातावरण दिख रहा था। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। डाक बंगले के एक खानसामे ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं साहब, आपसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे। हफ्ते भर पड़े रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के को हो गए हैं। आसार मीन्स लक्षण, मतलब होने लगे हैं बर्फ़ के। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और अपलक सामने देखते रहे, बिना पलक झुकाए। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएँ अनावृत हो रही थी। मतलब सामने खुल के आ रही थी। अनावृत होता है खुल के आना। और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की ऊबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थीं, अगर बता पाता तो यह खरोंच, यह पीर ही क्यों रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन होता है, अनुभूति, मतलब जो हमें अनुभूत होता है, जो हमें महसूस होता है। इसका अवश्य यह था कि जैसे बर्फ़ की सील के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघला केसर बहने लगा, जो पानी था उसका। बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी पीली हो गईं। अंधेरा होने लगा तो हम उठे, मुंह हाथ धोने और चाय पीने लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसे अंदर ही अंदर सहेजने में, मतलब अपने पास रखने में सब आत्मलीन हों, अपने में लीन हो गए या अपने में डूब गए हों। दूसरे दिन घाटी में उतरकर मीलों चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती नदी का नाम है। गोमती की उज्ज्वल जलराशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूँ, इसलिए उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर भेंटा उसमें डूबा रहा, मतलब उसको देखता रहा वह। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीड़ा उठता है। पीड़ा मीन्स पीड़ा, मतलब उसमें दुख, उसके मन में दुख उठ जाता है, दुख होने लगता है उसको।
कल ठेले पर बर्फ़ को देखकर अल्मेड़ा के मेरे मित्र जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। इसलिए जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने की बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं।